हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा प्रकाश क्या है, प्रकाश के क्या क्या स्रोत हैं, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है तथा प्रकाश किरण क्या होती है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो आइए जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जैसे कोई प्रकाश है किसी चिकनी सतह, यानी जैसे कोई एकदम चिकना सतह है, जैसे कांच ले लीजिए और या पॉलिशदार सतह, कांच लेके उसके एक साइड पॉलिश कर दीजिए। तो जब हम उस पर प्रकाश गिराएंगे तो प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा भाग जिस माध्यम से आप गिराएंगे उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। तो इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि एक कांच लीजिए, उसके एक साइड पॉलिश कर दीजिए और उस पर प्रकाश गिराएंगे तो प्रकाश उसी माध्यम में फिर से वापस लौट आएगा। इसे हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? प्रकाश के किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और इसकी एक प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल सदैव नियत रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है, मतलब वो कभी भी बदलती नहीं है, उसके चाल में कोई भी त्वरण नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की चाल सदैव नियत रहती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे प्रकाश के परावर्तन, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को इस चित्र के द्वारा समझते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि कोई चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ डैश है जिससे प्रकाश परावर्तित होगा। मान लीजिए यह कांच है, इसका एक सिरा पॉलिश किया गया है तथा ऊपरा सिरा एकदम चिकना हुआ है। तो हम ए बिंदु से, मान लीजिए हम इस पर प्रकाश गिराते हैं, तो वो प्रकाश ए बिंदु से जो आएगा हम उसे आपतित किरण कहेंगे। तो मान लीजिए जो आपतित किरण है वो बी बिंदु पर आती है, चिकनी पृष्ठ के बी बिंदु पर आती है। तो प्रकाश का परावर्तन के अनुसार बी बिंदु से प्रकाश की किरण वापस सी बिंदु की ओर उसी माध्यम में लौट जाती है। माध्यम वही है, उसी माध्यम में लौट जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं एक अभिलंब है BN, जो परावर्तक पृष्ठ के डैश के लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर है। चलिए अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं कि ये आखिर हैं क्या इस चित्र में। तो सबसे पहले हम परावर्तक पृष्ठ को जानते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? तो जैसे जब हम प्रकाश को गिराते हैं तो प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से वो आया है उसी माध्यम में वापस लौटता है, तो उसी पृष्ठ को हम परावर्तन पृष्ठ कहते हैं। इस चित्र में परावर्तक पृष्ठ कौन है? डैश है, देख सकते हैं डैश है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाता है वह प्रकाश परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दूसरा इस चित्र में हम देख रहे हैं आपतित किरण। तो ये आपतित किरण क्या होती है? तो जानते हैं आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण वह प्रकाश किरण होती है जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है। जैसे जब हम कोई प्रकाश समतल पृष्ठ पर गिराएंगे तो जो प्रकाश समतल पृष्ठ से जाके टकराएगा वही किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं आपतित किरण AB है। आपतित किरण क्या है? AB। और इस चित्र में हम देख रहे हैं ये परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण क्या है इसे भी जानते हैं। तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वह परावर्तित किरण कहलाती है। वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जिस माध्यम से आपतित किरण आई थी उसी माध्यम में वो लौट जाती है, तो उसे ही हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, इस चित्र में परावर्तित किरण BC है। अब इसके आगे हम देख रहे हैं कि आपतन बिंदु। तो यह आपतन बिंदु क्या है? तो जानते हैं आपतन बिंदु क्या है। तो आपतित किरण
परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है। जब हम प्रकाश भेजेंगे परावर्तक पृष्ठ पर तो प्रकाश जिस बिंदु से जाके परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से जाके टकराएगा उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस चित्र में देखिए प्रकाश ए से आ रहा है और किस बिंदु पे टकरा रहा है, बी बिंदु पर। तो इस चित्र में आपतन बिंदु क्या हुआ, बी। देखिए अब इसके बाद आता है अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल। क्या, अभिलंब। आप चित्र में देख रहे हैं एक अभिलंब बीएन है। तो ये अभिलंब क्या होता है आइए जानते हैं। आपतन बिंदु बी से परावर्तक पृष्ठ mm' जो है, आपतन बिंदु बी से परावर्तक पृष्ठ mm' के लंबवत खींची गई रेखा ही क्या कहलाती है, अभिलंब। के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। इस चित्र में अभिलंब आप देख सकते हैं BN है। क्या, BN है। इसके बाद हमारा आता है आपतन कोण। तो यह आपतन कोण क्या होता है, तो जो आपतित किरण है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य, आपतित किरण जो है तथा जो अभिलंब है, आपतित किरण AB है और अभिलंब BN है, के बीच बना कोण जो होता है वही आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसमें आपतन कोण आप देख सकते हैं I है। और इसके बाद आता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होता है, हमने आपतन कोण जाना, अब परावर्तन कोण जानते हैं। तो परावर्तित किरण, जैसे इस चित्र में BC परावर्तित किरण है तथा अभिलंब जो कि BN है इस चित्र में, के मध्य बना कोण ही परावर्तन कोण कहलाता है। तो इसकी क्या परिभाषा हुई, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इस चित्र में हम परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित किए हैं। किससे प्रदर्शित किए हैं, R से। तो अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन, हमने इसे चित्र के माध्यम से भी जान लिया तथा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी जान ली। अब उसके बाद हमारा आता है परावर्तन के नियम, इंग्लिश में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो परावर्तन के नियम होते हैं वो दो नियम हैं, समतल दर्पण से परावर्तन के दो नियम हैं। आइए जानते हैं कि प्रथम नियम क्या है, फर्स्ट लॉ, इंग्लिश में फर्स्ट लॉ। तो जानते हैं, तो जो प्रथम लॉ होता है वो कहता है कि आपतित किरण, मतलब जो किरण आ रही है आपतन बिंदु पर, वो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा जो आपतन बिंदु, जैसे हम पिछले चित्र में देखें कि हमारा आपतन बिंदु B था, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, मतलब जो अभिलंब था BN, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। क्या कहती है, प्रथम लॉ क्या हो गया हमारा, प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा नियम है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जैसे हमने पिछले चित्र में देखा, हमारा आपतन कोण I था और परावर्तन कोण R था। तो इस सेकेंड लॉ के अनुसार I = R। तो हमारा सेकेंड लॉ क्या हो गया, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात I = R। ठीक, तो ये हमारा हो गया परावर्तन के नियम। एक बार इसे रिपीट कर देते हैं। तो प्रथम नियम हमारा रहा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, मतलब समतलीय होते हैं, तीनों का पृष्ठ अलग अलग नहीं होता। और द्वितीय नियम हमारा कहता है सेकेंड लॉ कि आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात I = R। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है परावर्तन के प्रकार।
तो देखिए परावर्तन भी कई प्रकार से हो सकता है। तो परावर्तन ज़्यादातर दो प्रकार से होता है। परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें हमारा पहला होता है नियमित परावर्तन, इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा आता है अनियमित परावर्तन, इसे हम विसरित परावर्तन भी कह सकते हैं। तो ये इंग्लिश में होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर या डिफ्यूज। तो आइए जानते हैं पहला नियमित परावर्तन, इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जानते हैं, देखिए जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त या पॉलिशदार एकदम चिकने पृष्ठ से होता है, जो पृष्ठ थोड़ा भी खुरदुरा ना हो, एकदम चिकना हो, जब उससे परावर्तन होगा तो ज़्यादातर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, जैसे आपतित किरण आई, तो जब वो कई आपतित किरण अगर हम भेजेंगे तो परावर्तन के पश्चात सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। मतलब जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त या पॉलिशदार चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार के रिफ्लेक्शन, हिंदी में परावर्तन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, हिंदी में नियमित परावर्तन कहते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को ही हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, हिंदी में नियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा होता है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, इंग्लिश में इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो देखिए जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से हो, कोई चिकना पृष्ठ ना हो, कोई खुरदुरा पृष्ठ हो, तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जैसे जो आपतित किरण आई, तो वो परावर्तन के पश्चात हम अगर कई किरणें भेजेंगे तो सभी किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगी। वो एक दूसरे के समांतर नहीं रहेंगी। कोई किरण दूसरे दिशा में जाएगी तो कोई किरण दूसरे दिशा में चली जाएगी। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन, हिंदी में परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन, इंग्लिश में इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी इसे हम कहते हैं, अर्थात विसरित परावर्तन भी कहते हैं। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से हो तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। मतलब किसी की दिशा कोई और रहेगी तो दूसरे किरण की दिशा उसके विपरीत हो जाएगी। तो इस प्रकार के परावर्तन को ही हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, हिंदी में अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, इंग्लिश में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आइए कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं विसरित परावर्तन के। तो देखिए उदाहरण के तौर पे हम अखबार ले सकते हैं। तो अखबार क्या होता है? खुरदुरा कागज़ होता है, देखे होंगे खुरदुरा होता है। तो जब उस पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो वो विसरित हो जाएगा, मतलब कई दिशाओं में फैल जाएगा। तो इससे हमें कुछ लाभ भी होते हैं। तो जैसे अखबार खुरदुरे व सस्ते कागज़ पे छपे जाते हैं, तो जिससे उस पर पड़ने वाला प्रकाश कई दिशाओं में फैल जाता है, अर्थात विसरित हो जाता है। तो अर्थात वो क्या हुआ? विसरित परावर्तन हुआ। तो जिससे उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमतापूर्वक हम पढ़ सकते हैं। कई दिशाओं में फैल जाएगा तो उसके छोटे छोटे अक्षरों को हम सुगमतापूर्वक पढ़ सकते हैं। और एक इसका उपयोग देख लेते हैं। तो कमरे की खिड़कियों में लगा खुरदुरा कांच, जैसे आपके कमरे की में खिड़की होगी तो उस खिड़की में कोई खुरदुरा कांच अगर लगा है तो आप देखे होंगे कि सूर्य के प्रकाश का विसरित परावर्तन करता है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा तो उसका कई दिशाओं में उस सूर्य के प्रकाश को फैला देगा, जिससे हमें ज़्यादा चकाचौंध नहीं होगा। अगर एक जगह बस प्रकाश आएगा, अगर हमारी आँख पर पड़ेगा तो हमें चकाचौंध होने लगेगा, अर्थात ये हमें चकाचौंध से बचाता है। इसमें हम लोगों ने जाना परावर्तन के प्रकार। तो हम लोग जाने कि परावर्तन दो प्रकार का होता है, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन।
तो नियमित परावर्तन वो होता है जो पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से परावर्तन होता है, तो वो नियमित परावर्तन होता है। और अनियमित वो होता है जो खुरदुरे पृष्ठ से होता है। तो अब इस समय हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि नियमित परावर्तन में ज़्यादा परावर्तन होगा कि अनियमित परावर्तन में। तो अर्थात परावर्तक पृष्ठ अगर खुरदुरा है तो उससे ज़्यादा परावर्तन होगा कि अगर चिकना है तो उससे ज़्यादा परावर्तन होगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जो होता है, किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो जानते हैं कि खुरदुरे पृष्ठ से ज़्यादा परावर्तन होता है कि चिकने पृष्ठ से। तो इसका आंसर होगा कि चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदुरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। मतलब चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदुरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। अर्थात नियमित परावर्तन में प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा भाग परावर्तित हो जाता है, जबकि अनियमित परावर्तन में प्रकाश का नियमित परावर्तन की तुलना में थोड़ा कम मात्रा में परावर्तन होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये प्रतिबिंब क्या होता है, इंग्लिश में इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिए कोई वस्तु है, वस्तु के किसी बिंदु से अगर कोई प्रकाश किरणें चल रही हैं तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती हैं या हमें मिलते हुए प्रतीत होती हैं। अगर देखिए कोई दर्पण है, दर्पण के जिस साइड से किरणें चली अगर उसी साइड परावर्तन के पश्चात मिलेंगी तो वो हमें एकदम वास्तविक रूप से मिलते हुए दिखाई देंगी। अगर वो दर्पण के दूसरी ओर हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो हम कहेंगे कि वो हमें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो बस हमें प्रतीत हो रही हैं, वो वास्तव में नहीं मिल रही हैं। तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु, मतलब जहाँ से प्रकाश चला था उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जहाँ से प्रकाश चला था उसे हम उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रथम बिंदु का। तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम जिस वस्तु से चली थी प्रकाश किरणें उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसे जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने हम रख देते हैं, शीशा के सामने रखा जाता है, तो दर्पण में आप देखे होंगे कि उसकी आकृति बन जाती है। जैसे हम खड़े होते हैं अगर दर्पण के सामने तो हमारी आकृति दर्पण में बन जाती है। तो जो दर्पण में बनी हुई आकृति होती है उसे ही हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इंग्लिश में रियल इमेज, और एक आभासी प्रतिबिंब, इंग्लिश में वर्चुअल इमेज। तो आइए जानते हैं पहला वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात अगर उस बिंदु पर वो वास्तव में मिल रही हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम जिस वस्तु से वो प्रकाश किरणें चली थीं उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टीज है कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर हमें वास्तव में मिलती हुई दिखाई देती हैं या वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब जानते हैं दूसरा आभासी प्रतिबिंब, इंग्लिश में वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, हमें वास्तव में नहीं मिलती हैं, पर दूसरे बिंदु से आते हुए हमें प्रतीत होती हैं, लग रहा है कि वो वहाँ से आ रही हैं, लेकिन वास्तव में वो वहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टीज है कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी फ़ोटो ली जा सकती है, इसकी इमेज लिया जा सकता है। तो
आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में तो नहीं मिलती हैं, परंतु उस बिंदु से आती हुई हमें प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम उस वस्तु का आभासी, इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दर्पण के बारे में जानेंगे तथा पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है तथा कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम दर्पण के बारे में जानेंगे। ओके।